knows about the friction? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, tell me sir. what is friction? Exactly friction होता क्या है? कोई बताएगा exactly friction होता क्या है? A force which comes in contact, which acts like a parallel to the surface of contact and opposes the relative motion. Right. देखिए, सबसे पहली चीज फ्रिक्शन। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि फ्रिक्शन कौन से टाइप के फोर्स में आप डालोगे उसे? Which type of force is this? Friction. Contact force. That is fine. Contact Contact. force. Like हमारे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में से कौन से फोर्स में आप इसे डालोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स याद है? फ्रिक्शन आपको याद है, मैंने आपको बताया था 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले फोर्सेस मैक्सिमम क्या हैं? ग्रेविटेशन को छोड़ दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हैं, बताया था ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, कई लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, उल्टा सीधा लिख के आते हैं फिर। तो फ्रिक्शन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है फ्रिक्शन के बारे में वो ये कि इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, ये चीज है, ये आपको याद रखनी है। इट ऑलवेज acts tangentially to the contact surface. ठीक है, और दूसरा it always acts to oppose relative motion. It always acts to oppose relative motion. ठीक है, ये चीजें क्लियर है? ठीक। Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई बॉडी कंसीडर किया, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर मैंने मान लो ये बॉडी ले ली, ठीक है, और एक बॉडी मैंने ये ले ली, ये दोनों कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये M1 है और ये M2। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा? उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं M1 और M2 ब्लॉक के बीच में ये जो सरफेस है, देखो जैसे अगर मैं इस M1 ब्लॉक को थोड़ा सा मूव कर देता हूं ऊपर, ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब इस M2 ब्लॉक पे क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? यस और नो? भाई अगर आप इसको जूम इन करके देखो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये देखो
फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर M1 ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, दैट मींस ये जो सरफेस कांटेक्ट में है इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। Yes. अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो M2 ब्लॉक पे भी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो M2 ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर फोर्स यस, इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स हैं, ये भी और ये भी। ठीक है। अब मान लो मैंने सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं। क्या कंडीशन लेते हैं? देखो मैंने एक ऐसी कंडीशन ली, चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने ग्राउंड सरफेस लिया है और इस ग्राउंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसका है 0। एक्सेलरेशन कितना है? 0। अब इस पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मान लो यहां पर F फोर्स लग रहा है, ठीक। यहाँ पे दिश खड़ा है और वो अपने जोर बाहुबल से इस ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। लेकिन ब्लॉक अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अब जब फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली उसको अपोज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर हम इसे समझें कि अगर मैं इस ब्लॉक को हल्का सा ऊपर स्लाइड करके आपको शो कर रहा हूँ, रुको इसको रहने देते हैं, इसको नहीं हिलाते, दूसरा एक और ब्लॉक बना के आपको समझा देता हूँ कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। लग रहा होगा कि नहीं? अब Yes. इस पर्टिकुलर ब्लॉक का अगर आप हम देखें FBD तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m इंटू ए। यही लिखना पड़ेगा। यस और नो? भाई अगर इस ब्लॉक की इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या बनेगी? यही तो बनेगी, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू m इंटू ए, जिसमें एक्सेलरेशन कितना है? वो 0 है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? कैपिटल F माइनस स्मॉल f दैट इक्वल्स टू 0। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 हो गया। बात समझ में आई? भाई अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम है, तो ब्लॉक हिलने वाला है ही नहीं अपनी जगह से। हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। समझ में आया? अब होता क्या है कि ये जो ब्लॉक हमने रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई साहब, यहाँ पे दिश खड़ा है, ठीक है। और वो फोर्स लगाया जा रहा है जोर जोर, लेकिन फोर्स लगाने पर भी ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज दिस keeps increasing the force F, so frictional force will also increases at the same rate, ठीक है। But friction force has certain limits to increase, ये चीज आपको पता है भाई, उसकी भी एक लिमिट होगी, वहां तक कि वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता रहेगा। लेकिन हमारा देश तो बाहुबली टाइप है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो लगाया जा रहा है फोर्स।
लेकिन फ्रिक्शन की लिमिट है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो लिमिट आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की जो लिमिट आ गई, उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज, दैट frictional force is a limiting friction। बोलो, बात आई समझ में? क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। सपोज इस ब्लॉक को हिलाने के लिए, मतलब मूव करने के लिए 39 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कितना? 39 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और ये ब्लॉक की लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी उस केस में? अरे 30 टू मूव दिस ब्लॉक, मैं लिखूं अगर कि टू मूव दिस ब्लॉक we need 32 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स चाहिए? 32 न्यूटन फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, ठीक। लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। जब तक आपने 32 न्यूटन नहीं अप्लाई किया तब तक तो वो नहीं करेगा। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या होगी? 32 न्यूटन होगी, बिकॉज वही 31। उसकी लिमिट है। बिकॉज होगा क्या कि अगर आपने 31 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक आपके ऊपर 31 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देगा तुरंत ही। लेकिन 32.1 न्यूटन जैसे ही आपने अप्लाई किया, आपका ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाएगा, बिकॉज 32 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद वो आपको रोक नहीं पाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है बेसिकली उसके दो टाइप्स होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में? कि इट हैज टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? तो भाई एक हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हो जाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic. ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को मान लीजिए हमने रिप्रेजेंट किया एफ एस से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? बोलो, कोई बताएगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? The the friction which opposes the kinetic friction. नहीं 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 नहीं। और कोई? सर The शायद force of से friction. इलेक्ट्रिक करंट में होता है ना? क्या कह रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट में होता है वो, इलेक्ट्रॉन्स को वो मतलब रेजिस्टेंस जैसा। कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे भाई, ये कहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन? वहां पे तू इलेक्ट्रिसिटी में घुसड़ रहा है अभी। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप लिखेंगे, देखो लिख के बता देता हूं मैं आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, it is the opposing force that is set up between, that is set up between the surfaces of contact, between the surfaces of contact of the two bodies
when one body tends to slide over the surface of another body. बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes. ठीक, तो ये हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, तो सुनिए। The static friction depends on the nature of the surfaces of the two bodies in contact. मतलब कि जो दो bodies contact में हैं, उन दो bodies के nature पे depend करेगा, पहली चीज। दूसरा, the static friction does not exist by itself. भाई static friction खुद से ही exist नहीं करेगा। When there is no applied force, there is no static friction. आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। सपोज यहां पर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉक है और ये जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि हमारा बाहुबली आके इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तुरंत ही स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट। बोलो आई बात समझ में? लेकिन जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे बेटा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ठीक है। और एक और बात जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है वो ये कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग। अब बताओ सेल्फ एडजस्टिंग क्यों नाम दिया इसको? बताओ क्या नाम दिया, क्यों हमने सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नाम दिया इसका? अरे बताओ। सर, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर तो है? उतना ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा। एग्जैक्टली एक्चुअली होगा ये कि आप फोर्स, मान लो आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, हमने क्या किया 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब जब आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगा देगा आप पे तुरंत ही। आपने 5 लगाया तो उसने तुरंत 5 लगा दिया। तो इसीलिए हम उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, बिकॉज वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मीन्स अप्लाइड फोर्स जो है उसके इक्विवेलेंट वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और जब एडजस्ट नहीं कर पाता है तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि लिमिट है, लाइक 32 न्यूटन इज अ लिमिट। मतलब फॉर एग्जांपल इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार 32 न्यूटन ही लिमिट होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 न्यूटन अगर मैंने कहा कि इस बॉडी को मूव करने के लिए हमें 32 न्यूटन रिक्वायर्ड है, दैट मींस 32 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर दैट। उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट ओनली दैट ब्लॉक विल मूव। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन सभी को? Yes, sir. Yes, Anyone sir. has any doubt? Great. दूसरी चीज, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन
तो हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of the force of friction which comes into play before a body just begins to slide over the surface of another body, is called limiting value of static friction. Is called limiting value of static friction. बोलिए, बात आ गई समझ में? हाँ भाई, समझ में आया? Yes, sir. The maximum value of the force of friction which comes into play before a body just begins to slide over the surface of another body is called limiting value of static friction. Clear है भाई? Yes, sir. दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये कि लिमिटिंग वैल्यू जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट. मतलब कि वो एरिया से बेटा इंडिपेंडेंट होता है. कैसा होता है? इट इज इंडिपेंडेंट of the area of the surface surfaces of the two bodies. In contact. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है it is directly proportional to the normal reaction. क्या? It is directly proportional to the normal reaction. ठीक है? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि हम लिख सकते हैं Fs मैक्सिमम is proportional to R. तो Fs maximum equals to mu s R. बोलो, लिख सकते हैं? यहां पर ये जो म्यू एस है, म्यू एस क्या कहेंगे? म्यू एस. तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये जो म्यू एस है वो किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट. किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द
nature of the surfaces of the two bodies in contact. जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है उसके उसमें उसका नेचर क्या है, उस पे ये म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वी कैन राइट Fs is less or equals to μs into r। अब देखो ये जो r है ये बेसिकली आपका रिएक्शन फोर्स है, मतलब कि नॉर्मल फोर्स है। हम चाहें तो इसे Fs लेस और इक्वल्स टू μs into n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो n लिखो, आप चाहो तो r लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ओके, अब समझिए काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? भाई Yes, नहीं sir. आए तो पूछ लेना। Yes, sir. बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को समझिए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई स्टैटिक का मतलब ये था कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन, और उस टाइम पे जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लग रहा था दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है यहां तक? No, sir. राइट, No, इसका sir. मतलब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि अब बॉडी रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, तो वहां पर तो बॉडी रेस्ट में रहना था। लेकिन काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो बात आएगी, इसका मतलब डेफिनेटली बॉडी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. Yes, sir. तो काइनेटिक फ्रिक्शन Yes, को sir. हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखिए। जैसे मान लो सपोज मैंने यहां पर एक ब्लॉक ले लेता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया, तो गड़बड़ कर दिया, ये ब्लॉक ले लिया। ठीक है, और ये मैंने ग्राउंड सरफेस कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस पे मैंने लगा दिया फोर्स F, और ये है आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स। अब यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, एफ के मतलब समझ लिया भाई, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। अब ये बॉडी मूव हो रही है, बॉडी क्या कर रही है, इट इज इन अ मोशन ना, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं when one surface is in relative motion, when one surface is in relative motion over the other surface, is called sliding or kinetic friction, is called sliding or kinetic
फ्रिक्शन, ठीक है, और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ के से। तो एफ के लिए लिखते हैं म्यू के इंटू एन। ये आ गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो, यहां तक कोई समस्या है किसी को तो बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। No, sir. क्लियर है बेटा यहां तक? हेलो, Yes. ठीक है, यस सर। ग्रेट। अब देखिए काइनेटिक फोर्स मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, जैसे अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ा कि डज द स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेसेस और टू बॉडीज इन कांटेक्ट, राइट? यही था ना, द स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज इन रिलेटिव मोशन। उसमें सिर्फ कांटेक्ट में रहते थे, यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। दैट मींस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस, ठीक है, व्हाट वी कैन से, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेसेस। थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है बट जरूरी है बताना भी। दूसरा देखो, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेसेस ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा देखो, kinetic friction is nearly independent of the velocity with which the body moves। क्या कह सकते हैं, kinetic friction मतलब कि Fk is nearly independent of the velocity with which the body moves। और दूसरी चीज, जैसे हमने अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ा कि एफ एस इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इनटू एन होता है, पढ़ा अभी हाल में ये, यस और नो? Yes. अब क्या होगा बताओ, Yes, sir. अब क्या होगा इस केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बोलो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम ही होगा तभी तो मूव करेगा भाई। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा तो कैसे मूव करेगा बताना जरा। काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than the limiting friction। सही बात है, yes or no? क्या लिखेंगे, kinetic friction is always less than, kinetic friction is always less than the limiting static friction। बोलो आई बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। यहां तक क्लियर है सभी को?
अच्छा, हमने एफ को कैसे रिप्रेजेंट किया वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और चीज समझिए, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, कैसे, when the body moves with constant velocity, when the body moves with a constant velocity, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स में क्या रिलेशन होगा, इक्वल टू होगा, लेस होगा या ग्रेटर होगा, क्या होगा बताओ। When the body moves with a constant velocity, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, इक्वल होगा सर। क्या होगा, इक्वल Equal. होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मान लो जो अप्लाइड फोर्स है बेटा, समझिए फोर्स एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। अगर हमने ये कहा कि अप्लाइड फोर्स अगर जीरो हो जाता है, ये अप्लाइड फोर्स है, अगर हम ये कहें कि अप्लाइड फोर्स अगर जीरो हो जाता है, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं, यस सर, ठीक वो है, स्टॉप हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द बॉडी कम्स टू स्टॉप ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। बोलो क्लियर है, यस सर। Yes, sir. anyone has any doubt now, anyone has any doubt beta, नो सर। फाइन। तो देखिए हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो अगर हम कहें म्यू एस तो क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल फोर्स या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रिएक्शन फोर्स। Similarly we can write again for this also, yes or no, लिख सकते हैं कि नहीं, यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज much smaller than the coefficient of static friction. Coefficient of kinetic friction is much smaller than coefficient of static friction. बोलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, यस सर। यस सर। पक्का, यस सर। ग्रेट। अब समझिए आगे, नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आप लोगों को बोला था कल पढ़ा था किसी ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, यस सर। बोलो क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर वो एक एंगल है जो रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ नॉर्मल रिएक्शन बनाता है। ठीक है, देखिए गुड।
समझो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि यहां पर हमने अप्लाई किया, सपोज मैंने यहां पर अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स लगाया यहाँ पे, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक चीज तो क्लियर है, एक चीज क्लियर है, क्या बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो, यस सर। लगेगा कि नहीं? Yes. ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया। रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई? नॉर्मल फोर्स ही तो रिएक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही लगेगा, यस और नो? यस सर। तो ये आपका नॉर्मल फोर्स कहो या फिर रिएक्शन फोर्स कहो, और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें कहां मिलेगा? ये रिजल्ट मिलेगा हमको इन दोनों का, मिल गया? यस Yes, सर। sir. yes sir. ये देखो, ये हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, तो ये एंगल जो अल्फा है ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हुआ, ये एंगल अल्फा क्या हो जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब कहते क्या है? तो भाई ये कहते हैं द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल which the resultant of the limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट मतलब ये आपका रिजल्टेंट आया, एंड दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन, या फिर नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल फोर्स जो ले रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, दैट एंगल इज वी कैन से एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो आई बात समझ में? यस सर। yes sir. ये एंगल बेटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये f है तो क्या ये भी f होगा? इसका मतलब क्या लिखेंगे? स्मॉल f, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स बाय रिएक्शन फोर्स, या that means you can represent it by n or you can represent it by r, ठीक है। तो f by n मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल, तो फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल क्या होता है? म्यू होता है कि नहीं? क्या होता है? म्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि f by n is equals to म्यू। तो ये tan अल्फा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? tan अल्फा किसके इक्विवेलेंट हो गया? म्यू के इक्विवेलेंट हो गया, यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे बेटा ये कह सकते हैं that coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction। क्या कहेंगे? Coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? ये चीज समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट Yes, हो तो sir. बताओ। yes है भाई किसी को कोई डाउट? No, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब इसमें क्या है? एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन करते हैं एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। मतलब कि हमने बॉडी को ऐसा रखा है
कि वो इट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स मिल गया तो वो सीधा स्लाइड करना शुरू कर देगा। जैसे कि मान लो ये बॉडी हमने ली, ठीक है। अब इस बॉडी पे फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं भाई? तो एक तो आपको पता है कि अप्लाइड फोर्स लग रहा है F। कौन सा फोर्स लग रहा है? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, और ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, यस और नो? तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। हो गया? अरे हो गया। Yes, sir. ये आ गया आपका नॉर्मल या फिर रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक, अब समझिए। The limiting friction F acting along the inclined plane in the upward direction. क्या हो रहा है? The limiting friction F acting along the inclined plane in the upward direction, मतलब कि सपोज ये, अब मैंने क्या किया, अब हम ये मान रहे हैं, अभी ये हमने इस सिचुएशन में खड़ा किया हुआ है बॉडी को कि इट विल जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, इसका मतलब ये जो बॉडी है बेटा, ये बॉडी इस तरफ मूव करेगा, यस और नो? अगर बॉडी इस तरफ मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो? यस सर। राइट, तो ये यहाँ पे लगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जिससे हमने नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन F, बिकॉज वो उसकी लिमिट पे खड़ा हुआ है अभी, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लग गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्विवेलेंट है? तो ये mg sin थीटा के इक्विवेलेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, लिख सकते हैं? Yes. और दूसरा, आप ये नॉर्मल फोर्स जो है, क्या वो किसके इक्विवेलेंट है? क्या वो mg cos थीटा के इक्विवेलेंट है? तो n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? mg cos थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? Yes. सर। भाई ये सब तो मैंने आपको सिखाया है ना पहले, ठीक है। ये n और mg cos थीटा क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे? यस सर। अगर मैं Yes, देखो, sir. ये मान लो Yes, sir. 1, ये मान लो 2, अगर मैंने लिखा f बाय n, तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा बाय mg cos थीटा, mg से mg कैंसल, तो क्या हो जाएगा? f बाय n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। f बाय n क्या हो जाएगा? tan थीटा। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म्यू के इक्विवेलेंट। बोलो, आई बात समझ में? अरे भाई समझ में आ यस गया? सर। हाँ, तो ये अब एक चीज समझो कि एक हमें रिजल्ट मिल गया ये, जिसमें हमने लिखा म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय एन इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमारा आया एंगल ऑफ रिपोज के लिए, ठीक। और दूसरा रिजल्ट देखो जो हमने निकाला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, जिसमें हमने लिखा था एफ बाय एन इज इक्वल्स टू टेन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय एन इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। और ये किसके लिए निकाला था? एंगल ऑफ
फ्रिक्शन के लिए? यस और नो? तो यहां पर आप कंपेयर करें इसको और इसको, देखो दोनों को आप कंपेयर करो, तो क्या हम लिख सकते हैं that tan theta is equals to tan alpha? That means theta is equals to alpha. इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस केस में अगर आप देखो तो क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे भाई क्या समझ में नहीं आया? ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है और ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो टेन थीटा को मैंने टेन अल्फा से इक्वेट किया है, क्या दिक्कत है? तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अरे इतना Yes, धीरे sir. धीरे ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या पढ़ा दिया तुमको। हेलो, समझ में यस आया? सर। यस सर। आया कि नहीं आया? आया सर। पक्का? हाँ सर। अरे सही में समझ में आ रहा है कि ऐसे ही खाली हवा में बातें कर रहे हो? हाँ भाई। समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब अच्छा हमारे पास अभी टाइम कितना बचा है? पांच मिनट में तो खत्म नहीं हो पाएगा ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, सो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये बता देता हूँ कि कल हम पढ़ने क्या वाले हैं। कल हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कि सपोज मैं ये कहूंगा कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें एक हम लोग हॉरिजॉन्टल केस लेंगे, लाइक मान लो ये ग्राउंड ले लिया और इस पे हमने एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक का हमने एम मास का ब्लॉक लिया, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, इधर फ्रिक्शन लग रहा है और इमोशन हो रहा है। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी केस लेंगे जिसमें अप्लाइड फोर्स लगेगा और इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और बॉडी का मोशन हो रहा होगा। और मोशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता है तब क्या होगा, और दूसरा हम स्टडी करेंगे कि जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा तब क्या होगा। इन केसेस को कल हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। ठीक, Yes, sir. अच्छा अब देखिए फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मैं सारे नहीं पढ़ने बैठूंगा, ये मैं सारे आपको लिखने के लिए यहाँ पे नहीं बैठने वाला हूँ, बट कुछ कुछ है जो मैं आपको बता रहा हूँ ओरली। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एडवांटेजेस क्या क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा? आप ही लोग बता दो, ये तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सब कुछ, आपने बताओ। Friction we can walk. हाँ Due to friction we can walk. हाँ, और सर फ्रिक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो फिर वो रेस्ट में आता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो मोशन करता ही रहेगा। ओके फाइन। It helps us to climb. ओके, It is responsible for many types of motions. ठीक है, देखो जैसे कि आईसी रोड्स देखे हैं आप लोगों ने, लाइक लद्दाख में या शिमला में, मनाली में, रोहतांग पास पे,
वहां पर क्या होता है कि जो व्हीकल्स मूव करते हैं हिली एरियाज के अंदर इन द सीजन ऑफ विंटर, मतलब जब बर्फ गिरती है उस टाइम पे, ठीक है, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं, मतलब ये जो टायर है, इन टायर्स पे ना चेन बांधी हुई होती है, इस तरीके से चेन बांधी हुई होती है। क्या बांधा होता है? चेन इसलिए बांधी होती है जिससे कि टायर जो है वो आपका स्किड ना करे बर्फ के अंदर, ठीक है, इसलिए क्या बांधा जाता है, उसके ऊपर चेन बांधी जाती है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। फिर मान लो कि कोई ट्रैक्स हैं, अब इस ट्रैक पे स्नो गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? स्नो, बर्फ गिरी हुई है। तो क्या होता है कि इसके जो ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स पे मिट्टी डाली जाती है। द सैंड इज समटाइम्स थ्रोन ऑन द स्नो कवर्ड ट्रैक्स or on the rails of locomotives after rains to allow the forward motion without the slipping of the wheels, ठीक है, उनके जो व्हील्स हैं वो स्लिप ना करे इसलिए क्या किया जाता है, सैंड डाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ब्रेक्स, हम लोग जो गाड़ी में मिलते हैं ब्रेक्स, उसका मेन पर्पस ये होता है कि यू कैन एक्सेलरेट योर कार। समझिए, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाए होंगे तो आप गाड़ी चला पाओगे क्या? हेलो, No, sir. जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके लिए ब्रेक्स का काम करते हैं और आपको सबसे ज्यादा इरिटेशन उसी से होती है कि हर चीज में वो ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वो ब्रेक आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आप कभी एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? इसलिए ब्रेक्स का होना गाड़ी में बहुत जरूरी है। कई बार पूछा जाता है कई लोगों से कि ब्रेक्स की जरूरत क्या है, तो ब्रेक्स बेसिकली ये काम करेगी कि आप स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपको डर नहीं है। अगर आप 80, 90, 120 की स्पीड पे अगर आप अपनी कार चलाना चाहते हो तो यू कैन ड्राइव, बिकॉज आपको पता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक्स हैं, ठीक है। सो ब्रेक्स आर वेरी मच हेल्पफुल एंड सिमिलरली योर पेरेंट्स, जो कि एक ब्रेक का काम करते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन हेल्प अस टू टाई नोट्स इन स्ट्रिंग्स एंड रोप्स। क्या हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स अस टू टाई नोट्स इन स्ट्रिंग्स एंड रोप्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नोट तुरंत खुल जाएगा, खुलेगा कि नहीं? इवन आई एम राइटिंग ऑन दिस डिजिटल बोर्ड, अगर मैं इस आईपैड पे अगर लिख पा रहा हूं तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? टू राइट समथिंग। व्हाट वी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो या फिर स्मार्ट बोर्ड हो, कहीं पर भी लिखना है, व्हाट वी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। बोलो, आई बात समझ में? और डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है मशीनरी के अंदर। दूसरा, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, हीट इज प्रोड्यूस्ड and which may affect the working as well as the life of the machines. तीसरा, a part of useful energy dissipated in the overcoming the friction. And चौथा, a part of the fuel in the engines and other vehicle is used up to overcome the friction. भाई friction लग रहा है, वो तो अब रोड है, रोड पे अगर टायर चल रहा है तो टायर के और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगना ही लगना है, तो कुछ फ्यूल जो है वो उसके अंदर यूज हो जाता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की वजह से, करने के चक्कर में, ठीक है। बट दैट फ्रिक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो आप चलोगे कैसे, मतलब आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir.
बोलो Yes, यहाँ तक yes. किसी को कोई डाउट है? अब मैंने आपको बता दिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लोग, मैंने आपको बताया कि वर्क के बारे में स्टडी करेंगे एंड दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो कि मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, लाइक लुब्रिकेटिंग वगैरह करते हैं हम लोग मशीन्स के अंदर, ऑयलिंग वगैरह डालते हैं जिससे कि फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। बेसिकली वो सब चीजें हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट आई विल एक्सप्लेन, और अगर आप खुद से पढ़ लेते दैट इज आल्सो वेल एंड गुड। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक फ्रिक्शन के बारे में? Yes, sir. yes, Okay, sir. so Yes, we are sir. ending our class over here now. ठीक है,